हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 30 सितंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन कौन से आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जब ये वीडियो एंड होगा तब एक स्लाइड आएगी। उस स्लाइड पे आपको वहाँ पर अगर आप वॉलंटरीली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गार्गी क्लासेस को, कुछ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स। तो चलिए पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे द कॉस्टली पॉज। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो 3 मेंबर्स एक्सटर्नल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, उन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हो रही है, तो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या वजह दे रही है गवर्नमेंट की, किस वजह से वो अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। और आज के टाइम पे जो पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन इम्पोज हो चुका है, इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस का सामना करती हुई आ रही थी और अब जाके और ज़्यादा डिसरप्शन आ गए हैं। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है 24% से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरीके से ये किस तरीके से ये जो पॉज है ना, अपॉइंटमेंट में जो ब्रेक लगा रखा है, ये कैसे कॉस्टली हो सकता है वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड आर्टिकल विल डिस्कस अबाउट दिस वन, दैट इज ओपन द डोर। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को किस तरीके से बायस्ड वे में ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से अभी तक भी जो स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इस वाले सेक्टर में अभी तक भी वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत कम है और जिसको शुरू करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए कदम उठाए हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आगे अपन इन चीज़ों को डील कर सकते हैं ये जानेंगे। ये आर्टिकल यूएसए की पॉलिटिक्स, ये इंडिया की पॉलिटिक्स किसी काम का नहीं है। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसमें अपन जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइना पाकिस्तान का नेक्सस, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है लगातार बढ़ती जा रही है। अब आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी मीटिंग होगी, जिसमें कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो कि 2018 से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, वो ब्लैक लिस्ट ना हो उसके लिए पाकिस्तान के पास में चाइना का सपोर्ट है। और दूसरी तरफ ये बता रही हैं राइटर कि यूएसए को भी कैसे जैसे करके परसुएट करने में मतलब सक्सेसफुल हो सकता है पाकिस्तान। रीजन बीइंग तालिबान और यूएसए के बीच में जो पीस टॉक्स हो रही है, और रही सही में कैसे भी करके यूएसए अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस केस में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो नेक्सस बन रहा है। तो 3 आर्टिकल्स तो इस पेज पे हो गए। नेक्स्ट पेज पे अगर अपन देखें तो ये वाला आर्टिकल है। इस आर्टिकल में राइटर जो हैं वो खुद एक टीचर, एक प्रोफेसर रहे हुए हैं, तो इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जो अभी रिसेंटली आपको पता हो, अपन ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल एमिनेंट यूनिवर्सिटीज़, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें ये कहा था कि किस तरीके से राउडीज़ हैं स्टूडेंट आजकल, किस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या उनको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ऐसी बातें हुई थी, अपन एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था, अगर आपने फॉलो किया उस टाइम पे तो, और या फिर पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। तो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी अपहेल्ड करना कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो क्रिटिकल थिंकिंग बना सकते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स अपन सीक्वेंस वाइज बहुत सारे डिस्कस भी कर चुके हैं, बट इस आर्टिकल को एक बार थोड़ा सा फौरी तौर पे अपन देखेंगे कि हाँ, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम और यूथ जो कि अपने खुद के लिए आज सोचेगा तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को पहले पुट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज अगर अपन कोई प्लानिंग करते हैं तो आपके दिमाग में ये रहती है कि हाँ, मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे इस तरीके से होने चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन या हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से फ्लॉरिश होनी चाहिए, राइट। तो वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना थिंकिंग में, वो चीज़ें स्टूडेंट्स के पास में ओपन एनवायरनमेंट में ही बन पाती है। ठीक है, तो वो चीज़ अपन जानने की कोशिश करेंगे, राइट। इस वाले आर्टिकल में अपन देखेंगे कि जो ओपोजिशन ने ओपोज किया, जो फार्म बिल आए या फिर जो भी अभी एक्टिविटीज़ हुई थी जिसकी वजह से अनरूली एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी ओपोजिशन के द्वारा, तो उसको एक आर्टिकल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे पार्लियामेंट को एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट बनाने में तुली हुई है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो रूलिंग पार्टी के ही लीडर हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि क्या केस था जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आर है उसको कब किया गया, क्या क्वेश्चन आर की जो प्रोसीडिंग्स है वो वाकई में रिड्यूस कर दी गई। एक ब्लेम ये किया जाता है कि सेलेक्ट कमेटी के पास में बिल्स नहीं भेजे जा रहे, तो यहाँ पर राइटर कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं 2-3 सवालों के, वो अपन यहाँ से पिक करेंगे। बाकी पॉलिटिकल इश्यूज है जो अपने बिल्कुल काम के नहीं है, क्रक्स में बता दूंगा, अभी देखेंगे तभी से आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल है,
इस वाले आर्टिकल में आधे से ज़्यादा यहाँ तक तो केवल ये बता रखा है कि पुलिस ने कैसे परफॉर्म किया, पुलिस ने माइग्रेंट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, सारी चीज़ें देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला सेक्शन, जिसमें अपन ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म्स लाने चाहिए पुलिस की एक्टिविटीज़ में, पुलिस की ट्रेनिंग में, और कितने अच्छे तरीके से पुलिस ने काम किया है इस कोविड-19 लॉकडाउन के ड्यूरिंग और पोस्ट लॉकडाउन, और क्या क्या चैलेंजेस आए हैं वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपन तीनों आर्टिकल्स के क्रक्स लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला आर्टिकल है अ डिले अ कॉस्टली पॉज। इसमें बता रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने बाई मंथली मीटिंग जो कि सितंबर 29 टू अक्टूबर 1 के बीच में होने वाली थी, अभी करंटली चलती वो मीटिंग 2 महीने से जो मीटिंग होती है उसको पोस्टपोन कर दिया। उसकी रीज़न क्या रहा, क्योंकि उनके पास में जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं ना, टोटल 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं एक्सटर्नल। तो इस तरीके से 6 मेंबर की कमेटी होती है। तो इनमें क्या है, जो एक्सटर्नल मेंबर्स है ना, उनका 4 साल का टर्म कंप्लीट हो गया। अब 4 साल का टर्म अगर कंप्लीट होता है तो वो रिटायर हो जाएंगे, तो न्यू अपॉइंटमेंट्स होनी ज़रूरी थी। पर हो क्या रहा है कि सेंटर जो है वो कैसे भी करके वहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग करना, रिव्यू करना, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उनको सारों को देखना, अगर उन चीज़ों में अगर लापरवाही बरती जाती है तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी को आगे लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। साथ में अगर ये देखें, आज अगर अपन देखें तो जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है, जैसे कि जो अपन मार्केट में सामान खरीदते हैं नॉर्मली दुकानदार के पास जाकर के घर के कंजम्पशन के लिए, तो वो जो महंगाई है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में आपको डिफरेंस पता होगा, फ्यूल एंड फूड इनका डिफरेंस आता है। हेडलाइन में तो सारा सब कुछ कवर होता है, एवरीथिंग वॉट एवर इज बीइंग डन विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, वो उसका जो इन्फ्लेशन का होता है ना वो तो देखो हेडलाइन होता है। अब इसमें अगर फ्यूल और फूड, ठीक है, फूड आइटम्स और फ्यूल को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तब आ जाएगा आपका कोर। तो अभी हमारे क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करके ही जो टारगेट दिया हुआ है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4+-2 का जो टारगेट दिया हुआ है एमपीसी को, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आज रिटेल इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर एमपीसी की इन मैटर्स पे डिस्कशन नहीं होती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी बात ये आती है कि यहाँ पर अगर नए मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है एमपीसी में, तो वो कहीं ना कहीं जो नई ये जो मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के बाद में जो स्टेटस को चल रहा है ना, रेट्स को अभी वेरी करने के लिए रेडी नहीं है आरबीआई, ठीक है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनका अपॉइंटमेंट करना या ना करना कोई मैटर नहीं करता। रीज़न भी कि भाई अपॉइंट करें या ना करें, हम रेट तो हम चेंज करने वाले हैं नहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक्चुअल में जो फंक्शनिंग होनी चाहिए उसमें हर्डल आ रही है। दूसरा अगर अपन देखें तो यहाँ पर नए मेंबर्स अगर आते हैं तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन तो लेना शुरू करेंगे ना। अब आप शॉर्ट लिस्ट आपने कर रखा है 15 जनों को, अब 15 जनों में से किसका सिलेक्शन होगा एमपीसी के अंदर, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होगा तब तक वो 15 जने क्यों इंटरेस्ट लेकर के इंडियन इकोनॉमी को रिव्यू करेंगे ज़्यादा, या फिर और की इश्यूज़ पर ध्यान देंगे। जब तक आप उन तीनों को जो भी फिक्स होंगे, जो 3 एमपीसी में एंटर हो जाएंगे एक्सटर्नल मेंबर्स, तब फिर वो क्या करेंगे, अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, अपना खुद का ओपिनियन क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से ही तो एक कमेटी अच्छे से डिसीजन निकाल के लेके आ सकती है। तो ये आज क्रिटिकल जंक्चर पे हमारी इकोनॉमी आज खड़ी है, तो वहाँ पर ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर वो आ जाते हैं मेंबर्स तो वो एक फैमिलियराइज्ड भी तो हो जाते हैं ना, कि एक फैमिलियर हो जाते हैं कि हाँ किस तरीके का माहौल है, क्या फंक्शनिंग एक्टिविटी होती है, किस तरीके की रूल बुक है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं यहाँ के, वो सारी चीज़ें अगर मेंबर को अपॉइंट करोगे तभी तो जाके होगा। दूसरा अगर अपन देखें तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट डिक्लेयर होती है वो 2 चीज़ों को इंश्योर करती है हमारी इकोनॉमी। एक तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी को क्लियरिटी देती है कि क्या हमारी इकोनॉमिक स्टैंड अभी चल रहा है, कहाँ इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। दूसरा ये कि आने वाले टाइम पे किस गाइडलाइन को हमें फॉलो करके इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। तो एमपीसी की मीटिंग देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट नहीं होती तो ये कंसर्निंग इशू है। कोविड-19 के बाद में सेंट्रल बैंक ने हमेशा से डायरेक्शनल गाइडेंस दिए हैं,
उसी के अकॉर्डिंग सारे काम हुए हैं। तो आज आप इन चीज़ों में अगर अपन रिपीटेडली रिफ्यूज़ करेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और ग्रोथ को हम इंश्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम हेडलाइन जो हमारी इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस ट्रेजेक्ट्री को, उस प्लान को अगर हमें अचीव करना है तो मीटिंग तो रिपीटेडली टाइम टू टाइम होनी ज़रूरी है। आरबीआई ने बार बार ये कहा है कि एक्सटर्नल मेंबर्स जो आप लेकर के आ रहे हो, आप उनको थोड़ा एक्सपेंड करो, क्योंकि होता क्या रहा है, पेंडेमिक की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, इकोनॉमी के ब्रेक लग चुके हैं। तो वहाँ पर एक्सटर्नल मेंबर्स अपने व्यूज़ अच्छे से देंगे तब जाकर, क्योंकि अभी आरबीआई में तो देखो सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, कहने का मतलब सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहे हैं, आपको सोशल वेलफेयर भी इंश्योर करनी है, लोगों की पेंशन भी टाइम पे जानी चाहिए। तो अगर आरबीआई केवल इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो इकोनॉमी और ग्रेव सिचुएशन का सामना करना शुरू कर देगी। तो इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पर एक्सटर्नल मेंबर्स का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डाइवर्स ओपिनियन रखेंगे कि भाई ट्राइबल पीपल ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या फिर ये हॉस्पिटल में इतने कम हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे ये पैसा भेजने की ज़रूरत है, इकोनॉमी में ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट डाउन करो। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट ही नहीं होंगे तो वो कैसे होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सक्सेसर्स को पहले से लिस्ट आउट करके रखना चाहिए और उनको अपॉइंट करना चाहिए। इस तरीके से अगर अपन देखें तो सर्च कमेटी जो है उन्होंने एक्सटर्नल मेंबर्स की एक लिस्ट तो बना रखी है। जो सर्च कमेटी है उसके हेड कौन होते हैं, एमपीसी के लिए सर्च कमेटी जो होती है ना एक्सटर्नल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, तो उस कमेटी के हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि अभी राजीव गौबा जी हैं, वो हैं। उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो लिस्ट कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, वो ही रेड टेपिज्म की बात है। तो ये ज़रूर मेंशन करना आपको कि एमपीसी में अपॉइंटमेंट भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, रेड टेपिज्म के हत्ते चढ़ चुकी है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, इनको टाइम टू टाइम एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है कि इन अपॉइंटमेंट्स में, इन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में, जो कि आज हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रही है, वहाँ पर डिले किया जा रहा है। इवन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई के अपॉइंटमेंट्स में भी कहीं ना कहीं डिले आज देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ग्रेव सिचुएशन आगे बनाती जाती है। तो आज ऑलरेडी हमारा, आप इकोनॉमिकली देखो तो एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, इनसिक्योर एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें ध्यान दे करके आगे टैकल करने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन को हम टारगेट करके चल रहे हैं एमपीसी के अंदर, तो उनको और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है ओपन द डोर। इसमें ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी एक नई पॉलिसी अप्लाई करना शुरू किया है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के है ना, IISCs, वहाँ पर कि वुमेन को भी अब एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली मिले। और ये यहाँ पर एक वेलकमिंग एक स्टेप लिया गया है जो कि लॉन्ग अवेटेड था। अगर अपन इक्विटी की बात करें तो इक्विटी बेसिस पे इन इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग अब देने में, जैसे कि अभी प्रीवियसली जो रैंकिंग आई थी उसमें क्या किया गया था कि उन इंस्टीट्यूशंस में वुमेन के लिए पार्टिसिपेशन कितना इंश्योर किया जा रहा है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पे। तो इस तरीके की कॉन्क्रीट पॉसिबिलिटीज़ को या कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटीज़ को अगर वुमेन के लिए देखेंगे ना, तो वुमेन आने वाले टाइम पर डेफिनेटली लीडर बन सकती है हमारे यहाँ पर, जो आज तक एक डिप्राइव्ड सेक्शन रहा है। आज अगर अपन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से देखें तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि जेंडर पैरिटी और इक्वालिटी ये हम इन इंस्टीट्यूशंस में लेकर के आएंगे, तभी ये कंडीशन क्रिएट होगी जो कि ऑल ओवर इंडिया रेप्लिकेट होगी। क्योंकि होता क्या है, ये बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे IITs, IISCs, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जैसे आप किसी को रोल मॉडल की तरह देखते हो कि हाँ, जब भी मोटिवेशन के लिए कोई स्पीच देने आता है या फिर कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है, तो अगर किसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता है तो आपके दिमाग में क्या आती है कि हाँ चलो ठीक है, हमें भी यही चीज़ करनी चाहिए। तो एग्जैक्टली जो बाकी जो इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे, वो भी IITs को या फिर IIMs को या IISCs को, इन्हीं को देख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन रोल मॉडल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाना अपने आप में वेलकमिंग है। दूसरा, अगर अपन देखें
आज के टाइम पे इंडियन वुमेन साइंटिस्ट की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, लगातार इसको कहीं ना कहीं ये मार्जिनलाइज होती चली जा रही हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखोगे तो उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे एक वाइड स्प्रेड बायस देखा जा सकता है, जो कि एंडेमिक है। कोई इशू नहीं है कि वुमेन को पार्टिसिपेशन मिल रहा है, उनको उनके इंटरेस्ट को अपहेल्ड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जैसे कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर आप देखो कि उनको इस सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। घर में उनको केवल ये कह दिया जाता है कि भाई आप तो आर्ट सेक्टर में चले जाओ, क्रिएटिविटी सेक्टर में चले जाओ, या पीएचडी स्कॉलरशिप या डॉक्टरल रिसर्च कर लो, बस इतना सा आपका काम है। मतलब टीचिंग या फिर आर्ट्स, इनके अलावा कोई और जो स्ट्रीम होती है वहाँ पर जो वुमेन है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही है, ना तो हमारे सोशली और ना रही सही में गवर्नमेंट ने अभी तक इतना कुछ सीरियसली इन चीज़ों को अटेंशन दिया है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने दिया है वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। तो 2005 में अगर देखें तो गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स के बेसिस पे ये पता किया कि वुमेन जो कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के लिए एंटर होती है, साइंस यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो एंट्री तो 30% तक बढ़ चुकी है 1950 से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, वुमेन की एंट्री उन यूनिवर्सिटीज़ में जो जहाँ पे साइंस की स्टडी होती है वहाँ पर 30% राइज हो चुकी है इंडिपेंडेंस के टाइम से अब तक, अब कंपेयर करें तो। बट इसमें आप देखोगे तो वो जा कहाँ रही है, या तो टीचिंग लाइन में जा रही है या फिर डॉक्टरल रिसर्च में जा रही है, और जो फील्ड्स है वहाँ पर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो यहाँ पर ये रीज़न है वो कहीं ना कहीं एक अननोन रीज़न बन के निकल के आ रहा है कि वजह क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एंट्री हो रही है वो तो राइज होगी, बट अभी भी जो एक बायस है कि प्रोफेशनली वो किधर जाने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है वो ही यहाँ पर दिखाई देता है। रही सही में एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप तो या तो करियर में रिसर्च कर लो या फिर अपनी फैमिली को नर्चर कर दो, इन दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो, तो वो फिर मॉमी ट्रैक मतलब मदर केयर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। जैसे कि अपन ने प्रीवियस एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि एजुकेशन लेवल इंडिया में बहुत बढ़ चुका है, बट एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो केवल 11% वुमेन है ना वो ही विलिंगली जॉब करना चाह रही हैं। बाकी तो बची हुई क्या है कि एजुकेशन हमारी हो गई, हम हमारे बच्चों को एजुकेट करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली वो ही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि दोनों चीज़ों में से एक तो आप रिसर्च करियर की तरफ जाओ और एक दूसरी तरफ फैमिली को नर्चर करो। इन दोनों में से जो चूज़ करती हैं अल्टीमेटली मॉमी ट्रैक को। तो इस तरीके से हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो भी अदर इंस्टीट्यूशंस की तरह ही बायस्ड ट्रीट करते हुए दिखाई देते हैं वुमेन कैंडिडेट्स को पर्टिकुलरली। तो इस तरीके से अगर हमें वाकई में टैलेंटेड वुमेन को अकोमोडेट करना है, इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को एडवांस करने के लिए, इंडिया को एडवांसमेंट लाने के लिए, तो हमें हमारे इन इंस्टीट्यूशंस को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करें, अगर आईआईटीज़ की पर्टिकुलरली बात करें तो आईआईटीज़ तो वैसे स्ट्राइकिंग ऑफेंडर्स हैं। वहाँ पर तो अगर रिकॉर्ड देखोगे वुमेन का, तो वहाँ पर आप फैकल्टी लेवल पे बात करो या फिर कोई भी और इंस्टीट्यूशन में, तो कोई बेटर कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में वुमेन के लिए इतना ज़्यादा कोई स्पेस अभी तक भी नहीं बन पाया है। आज पेंडेमिक ने वुमेन पे लगातार प्रेशर ज़्यादा बना दिया है। एक तो जॉब एक तो होम में आप देखोगे तो बच्चों की चाइल्ड केयर है, मतलब जो बच्चे घर पे हैं, अभी स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं तो उनकी केयर लगातार, स्कूल लगातार बंद है, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब से भी वो आउट हो रही हैं और घर पे भी दबाव उनके बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा समस्याओं का कारण बन रहा है औरतों की अगर बात की जाए। तो इस तरीके से आज अगर अपन देखें तो इस दशक, आने वाले एक दशक तक ये मिजरी या फिर ये लॉकडाउन का जो शॉक है ना इस पैंडेमिक की, कोरोना की वजह से, ये अगले एक दशक तक इनको परेशान करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ ही जाता है यही कि भाई आप इन चीज़ों को एड्रेस करो। अब जो फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप वाले जो होते हैं ना, जो मतलब फेमिनिस्ट होते हैं, जो औरतों की ज़्यादा बात करते हैं, वो तो एग्जैक्टली ये कहते हैं भाई आप प्रोडक्टिविटी और मेरिट के बेसिस पे जो प्रोफेशनल परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आप काम करते हो, बट जो डोमेस्टिक लेबर परफॉर्म किया जाता है वुमेन को, आप उसको क्यों नहीं कंसिडर करते हो? वो भी तो मेहनत करती है ना घर पे। तो यहाँ पर अपने को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि पूरे सिस्टम और पॉलिसी को हमें रिडिज़ाइन किया जाए। दूसरा, वुमेन को सेंटर पे रखा जाए, ना कि
वुमेन कहने का मतलब ये है कि वुमेन को आप सेंटर में रख के फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, ना कि वुमेन के ऊपर बर्डन डालो कि भाई आप इंस्टीट्यूशन की डिमांड पूरी करो। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि एक तो ये बात होती है कि वुमेन सेंटर्ड आप पॉलिसी बनाओगे तो फिर बाद में वुमेन को प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, या फिर उनके लिए एक इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर दोगे। दूसरा, अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें वुमेन पे बर्डन है कि भाई आप अपनी क्वालिटी साबित करो कि आप एडिक्वेट कैंडिडेट हो या नहीं हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, या फिर आगे फर्दर अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो बर्डन है ना, ये कम करने की ज़रूरत है। जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है एक लेवल प्लेइंग फील्ड की, जहाँ पर जेंडर पैरिटी को भी इंश्योर किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, बायसनेस को ख़त्म किया जा सके। तो ये जो गवर्नमेंट ने अभी जो नई पॉलिसी ली है, जिसमें कि चाइल्ड केयर फैसिलिटी, वुमेन की कितना पार्टिसिपेशन हो उस इंस्टीट्यूशन में, उसके बेसिस पे भी रैंकिंग दी गई है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये अभी तक के जो वुमेन एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट स्टेप्स हुआ हो सकते थे, उनमें से ये पहला कदम अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अ डीपनिंग नेक्सस। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, और चाइना के साथ में पाकिस्तान की लगातार मीटिंग और जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कोशिश पूरी कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार भी कर चुका है कि वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। इस्लामाबाद ने यूएसए को भी परसुएड करने में बहुत कोशिश की है, और जहाँ तक है वो डेफिनेटली परसुएड कर चुका है यूएसए को कि भाई अगर आप तालिबान मतलब यूएस तालिबान टॉक्स को, एग्रीमेंट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही सही में ट्रंप चाहता है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया जाए। तो आप देखोगे चाइना का सपोर्ट हो गया, यूएसए सपोर्ट करेगा इस एंगल की वजह से, टर्की और मलेशिया ये तो सपोर्ट करने वाले हैं ही सीधे सीधे। तो ऐसे करके पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट में ही मेंटेन कर लेगा, जो कि लगातार 2018 से इसकी मेंटेन्ड है। बट अगर आप देखोगे तो एविडेंसेस तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, जो ये कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट में जो स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान यूज़ करता है ना, वो कंटिन्यू एज इट इज़ है, जो पहले थी वो आज है। पाकिस्तान ने अपना एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं किया है, बट वही चीज़ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी खुद की एक ग्राउंड क्लियर कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान और चाइना की अलायंस की बात करें तो अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में देखेंगे कि किस तरीके से आज पाकिस्तान और चाइना लगातार, इनका जो एक्सेस है, इनका जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान को चाइना ऑल आउट सपोर्ट दे रहा है। ऑल आउट सपोर्ट का मतलब हर एक फील्ड में। आज जैसे ही चाइना सपोर्ट भेजता है तो पाकिस्तान का वेस्ट पे रिलायंस, स्पेशली बात करें यूएसए पे, जो निर्भरता थी, डिपेंडेंस थी, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, कम हो गई है। इसी तरीके से मिलिट्री की जो बिल्डअप कैपेसिटी है, वहाँ पर चाइनीज़ डिफेंस का जितना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है ना, उतना कहीं से भी पाकिस्तान नहीं कर रहा है। इसके लिए राइटर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 6 दशकों में अपनी मिलिट्री रिलेशनशिप को, आज आप देखोगे, वो इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक लेवल तक भी ले जा चुका है चाइना के साथ में, अगर बात की जाए तो। ठीक है, बीजिंग जो है वेपन सप्लाई दे रहा है लगातार पाकिस्तान को। इसके अलावा डिफेंस कैपेबिलिटी भी वहाँ पे बना रहा है, वहाँ पे खुद पे न्यूक्लियर पावर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें हेल्प कर रहा है। तो लगातार आज चाइना जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट किए जा रहा है। तो पाकिस्तान है ना, ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा है इंडिया के साथ में टेररिज्म के थ्रू, उसमें अब पाकिस्तान बैकफिट पे नहीं जाने वाला है। तो अगर इंडिया के साथ अगेंस्ट में एग्रेशन दिखाने की भी ज़रूरत आई ना, तो पाकिस्तान एक बार नहीं रुकेगा, वो अटैक कर सकता है, फाइट हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो नेक्सस है, ये लगातार हमारे लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग इशू है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें, चाइना का जो मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को मिल रहा है, इसको हम 4 फ्रंट्स में देख सकते हैं। वो 4 फ्रंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक तो ये कि चाइना का जो कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जैसे तोपें हो गई या गन हो गई, आर्मरी हो गई, ठीक है, तो वो चीज़ें लगातार चाइना सपोर्ट के फॉर्म में भेजे जा रहा है पाकिस्तान को। दूसरा, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बिल्डअप है उसमें लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। तीसरा,
पाकिस्तान की जो इंडिजीनस डिफेंस इंडस्ट्री है ना वहाँ की खुद की, उसमें भी चाइना पूरी सपोर्ट दे रहा है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी चाइना और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हैं। इवन आज आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मेंबर्स चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी में पोस्टेड है और वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पर सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मिलिट्री कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज़ की कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज अगर एक तरीके से वेपन या फिर जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, जैसे कि फाइटर जेट्स की बात भी करें, तो आज चाइना बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। 1960-70s में F-7S और MiG-19 फाइटर जब दिया करता था चाइना, तो 1980s में और ज़्यादा सिग्निफिकेंट चाइनीज़ इक्विपमेंट देना शुरू कर दिया, जैसे कि T-59 MBT। अब इन आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, इन चारों एस्पेक्ट्स को ही क्लियर किया गया है और पाकिस्तान के जो इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं ना उनके बारे में बात हो रही है। तो एक बार नाम देख लो, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये नाम अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है। जैसे कि एक तो अपन ये देखते हैं AMF, ठीक है। AMF की फुल फॉर्म क्या हो गई? एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ये है पाकिस्तान की, ये एक चाइना का ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है ना, जो कि पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंडर में काम करती है। कामरा करके एक जगह है, वहाँ पर आज चाइना सपोर्ट दे करके काराकोरम 8, ये ध्यान रखना आप जो नाम दे रहा हूँ मैं, काराकोरम 8। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिया, काराकोरम 8 अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की या फिर सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा काराकोरम 8, जो एक जेट ट्रेनर है, वो चाइना की कोलैबोरेशन से बन रहा है। और चाइना की जो कोलैबोरेटिंग एजेंसी है दैट इज चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, तो उसकी हेल्प से बन रहा है। इसी तरीके से JF-17 ये भी पाकिस्तान डेवलप कर रहा है चाइना की सपोर्ट के बेसिस पे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से, किस लेवल तक इनके बीच में कोलैबोरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये लगातार चीज़ें रिपीट हो रही है कि हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात भी कर लो। इंटेलिजेंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डीपन हो चुकी है रिलेशनशिप। आज पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके ऑफिसर जो हैं जो चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी लगातार बढ़ती जा रही है। CPEC के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू होती हुई जाती है। तभी तो इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इग्नोर किया है कि भाई हमारी सोवरेनिटी को आप वॉयलेट करते हो और हमसे ही एक्सेप्ट करते हो, हम आपकी BRI को एक्सेप्ट करें। रही सही में जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, या फिर अपन कह सकते हैं रिवॉक किया गया है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, तब से इनके बीच में और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन देखा गया है। चाइना लगातार कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाता रहा है पाकिस्तान के कहने पे, और पाकिस्तान भी अभी देख लो सबसे पहले ही, और तो कुछ हो या ना हो, भगवान की तरह इंडिया को सबसे पहले याद करता है कि भाई इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, जबकि इंडिया चाहे मेंशन ही ना करे पाकिस्तान के बारे में। खैर वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर आप खुद देखना, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि भाई तुम जो कुछ भी हो ना, उस सारी परेशानियों का कारण केवल एक है, वो है क्या? इंडिया। अब आप देख लो, छोटे से बच्चे को ये चीज़ सिखाओगे तो वो तो लास्ट तक यही सीख के जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आ ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग की बात अब नेक्स्ट आर्टिकल में अपन करेंगे कि किस तरीके से अगर एजुकेशन या एकेडमिक सिस्टम को अगर अपन मोनोपोलाइज कर देंगे या फिर कहीं पर भी केवल बायस्ड एजुकेशन ही देंगे, तो बच्चे क्रिटिकल थॉट नहीं डेवलप कर पाएंगे। वो फिर बाद में ज़िंदगी भर कुछ चीज़ों की बेड़ियों के अंदर ही फंसे पड़े रह जाएंगे, और जो सही और गलत का जो जजमेंट या फिर उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जो डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं इनकैपेबल महसूस करेंगे इन फ्यूचर, जो कि पाकिस्तान के बच्चे करते हैं। आप खुद देखना, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस पड़े हैं, और आप खुद स्टडी करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हर एक परेशानी का कारण इंडिया को बताया गया है पाकिस्तान में। तो आप देख सकते हो कैसे वो सिचुएशन को टैकल, पुअर्टी बोले इंडिया ने पैसा नहीं दिया, या आज टेररिज्म भी फैला रहे हैं, भाई आपको इंडिया से बदला ले लो, फिर उसके बाद में आपकी आने वाली जनरेशन अच्छे से जी लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार इंडिया के खिलाफ जो एक कैंपेन पाकिस्तान का, उसमें आप चाइना खुल के आ रहा है, ठीक है। रही सही में आज की न्यूज़ देखो फ्रंट पेज पे कि चाइना ने लद्दाख को यूटी कंसिडर करने से ही मना कर दिया और कहा कि हमारी जो यूनिलैटरल 1959 या 1950s की जो LAC हमने डिक्लेयर की हुई है, हम उसी को मानते हैं। इंडिया ने भी डिनाई कर दिया, वो बात अलग है। पर अभी आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से ये नेक्सस जो है वो ओपनली
एक तरीके से इंडिया को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है, आज मिडिल ईस्ट की बात करो या साउथ एशिया की बात करो, चाइना अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान के थ्रू, पहली चीज़। दूसरा, ये जो नेक्सस है ये लगातार आगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा ग्रो करेगा, तो इंडिया को अपना तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है इस अलायंस की इम्प्लीकेशंस को डील करने के लिए, ये क्या प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं इस आर्टिकल का यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आर्टिकल है गुड स्टूडेंट्स एंड बैड स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली जो यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके बीच में मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था स्टूडेंट्स को क्रिमिनल्स की टैग दिया गया था, कुछ राउडी एलिमेंट्स का टैग दिया गया था, या फिर ये बोला गया कि कैसे भी करके नए यूथ जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे पीट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे भी करके उन एडमिनिस्ट्रेटर्स का कंसर्न ये था कि हमारे जो बाउंड्री है, कैंपस बाउंड्री है, उसके अंदर अंदर स्टूडेंट्स जो है वो वायलेंट ना हो, या फिर कैसे भी करके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कदम उठाए तो उसके अगेंस्ट में ना जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन, यूनिवर्सिटी में जो वो चीज़ें सीख के जाते हैं स्टूडेंट्स, जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो एक रिलेशन होता है, उन रिलेशंस को जो एक वाकई में एक स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, अगर वो नहीं देंगे तो वो कैसे आने वाले टाइम पे वेल इन्फॉर्म्ड, किस तरीके से वो अपनी, आज अगर उन स्टूडेंट्स की डिसेंट को आप दबा रहे हो तो कल को न उनके अगेंस्ट में कोई डिसेंट करेगा तो वो भी उसको वैसे ही दबाएगा। तो आपको एक लिबरल एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। अब इस आर्टिकल के अपने को इंपॉर्टेंट क्रक्स में निकाल के आपको दे देता हूँ, रुको। स्टूडेंट्स जो हैं वो जब यूथ एज गेन करते हैं तभी तो यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, उनके पास में वोटिंग राइट तब तक आ चुका होता है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और रही सही में अगर अपन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो बहुत क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट होता है। आज एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम कब सक्सेसफुल हो पाएगा? जब हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अगर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहाँ पर वो एक अपनी डाइवर्स थिंकिंग प्रोसेस के बेसिस पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ यहाँ पे। अभी कल परसों एक वीडियो रिलीज़ हुआ था जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि आड़े हाथ लिया। ये कहा कि भाई पाकिस्तान अपने आप को ये कहता है कि हम इस्लामिज़म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस्लामिज़म को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इंडिया में एक इस्लामोफोबिया का माहौल बना हुआ है। तो उस स्पीकर ने क्या बात कही कि बोला कि अगर वाकई में अगर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को टैकल करना चाहता है तो चाइना में जो शिंजियान में जो उइगुर्स को कंटेनमेंट जोन्स में रखा गया है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनको एक तरीके से आइडियोलॉजिकली स्विच करने की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? जबकि वो इंडिया से एसोसिएटेड मेंबर नहीं थे, वो किसी और कंट्री के ही थे। तो कहने का मतलब ये है, आज अगर इंडिया में कुछ गड़बड़ होती है, चाहे कम्युनल डिसहार्मनी आती है, हमारा कास्ट सिस्टम में कमज़ोरी है, अगर इन चीज़ों को अगर वो देखेंगे और हमारे जो सिस्टम में क्या क्या प्लस हैं, मतलब पॉजिटिव्स भी देखेंगे, तब अगर वो इंटरनेशनल फोरम पे जब डिस्कशन डिबेट होगा तो वो कितने अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को कि भाई आप अगर सूडान में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इस कम्युनिटी को ये करना चाहिए, इस कम्युनिटी को ये करना चाहिए। अगर वो एक ही आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से अगर इस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो फिर बाद में एक इंडिविजुअल अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकता है उस चीज़ की, तो वो बात ही नहीं करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के एम्पावरमेंट के लिए क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो उनको आप थोड़ा सा एक लिबरल एनवायरनमेंट दो, उनको एक तरीके से अपना खुद का जो फॉर्मेटिव ईयर्स होता है ना, देखो एक इंटेलेक्चुअल जो आइडियोलॉजी या इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ होती है ना एक ह्यूमन बीइंग की, जो एजुकेशन लेता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है। अगर हम उस डेवलपमेंट में ही कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करने का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि स्टूडेंट्स जो कुछ भी करें
वो बहुत सोच समझ के करते हैं। आज अगर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को लेकर के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपने चाणक्य देखा होगा, चाणक्य में जो खुद चाणक्य है, जो कि विष्णुगुप्त भी नाम था और कौटिल्य भी जिनका नाम था, वो एक टीचर थे। वो यहाँ से मगध से छोड़ करके तक्षशिला में चले जाते हैं क्योंकि मगध में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो फिर टीचर बन के चले जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको पता पड़ता है कि मगध के अंदर गलत राज तो चल ही रहा है धनानंद का। वो वापस आते हैं और फिर वो स्कॉलर थे, देखो उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग से किस तरीके से मगध को बचाया और धननंद के जो कुशासन को कर रहा था उसको उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया। और चंद्रगुप्त मौर्य को भी उसी तरीके से कहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ कदम ऐसे लिए थे जो कि चाणक्य एक तरीके से जो सोचते थे कि किस तरीके से, उनकी जो बुक है ना अर्थशास्त्र, उसके एक्सेप्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें ये बताया गया कि भाई जिस तरीके से अगर रूलर जो है वो अपनी मनमानी अपने हिसाब से ही अगर इंस्टीट्यूशन को कंडक्ट करवाएगा तो बच्चे गलत और सही कैसे डिसाइड करेंगे। इस चीज़ को अपहेल्ड करने के लिए चाणक्य ने पूरा एक रेवोल्यूशन ला दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर तो हमारे जो यूथ हैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए। हाँ, ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट जो है उस बाउंड्री के अंदर अंदर रह करके ही वो अपनी बातों को रखे। ये नहीं कि वो वायलेंस करना शुरू कर दें। अगर उनको प्रोटेस्ट रजिस्टर करना है तो शांति से कर सकते हैं। आर्टिकल 19 उसका सेक्शन 1 और आर्टिकल 19 सेक्शन 2 जो कि उसको बैन करता है कि भाई अगर आप किसी दूसरे का राइट अगर आप अबॉलिश करते हो या फिर ब्रीच कर रहे हो तो आपको वहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से रोका जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स को लिबर्टी देने की ज़रूरत है। एक बात यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एडमिशन्स को मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे करते हैं। अब मेरिट के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लोगे तो जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको तो बेचारों को इक्वल प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, उन्होंने तो फाइट ही नहीं किया। वो तो पुअर्टी की वजह से परेशान हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। अगर उनको हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। बट जो स्टूडेंट्स इस मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे भी सेलेक्ट होकर के एंट्री लेते हैं ना इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में, तो उनको आप फ्री छोड़ो क्योंकि वो कॉन्शियस है कि क्योंकि उनको पता है कि आज अगर मैं मेरिट लेकर के या किसी भी वजह से या डोनेशन देकर के फीस लेकर के एंट्री हुई है मेरी, तो वहाँ पर अगर एक सीट उसने ग्रैब की है तो एक सीट किसी की छूटी भी है, तो वहाँ पर उनको पुअर्टी का नॉलेज होगा। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से या इनजस्टिस की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं उनके बारे में उनको ज़्यादा पता पड़ेगा। तो वो एक आवाज़ बनेंगे समाज की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली यूथ ही हमारे देश का फ्यूचर है। आज अगर यूथ की बात करें तो वो फ्यूचर के बारे में जब भी कोई प्लान करते हैं, जैसे कि मान लो क्लाइमेटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की बात करें, न्यूक्लियर वॉर के बारे में अगर वो डिस्कशन करते हैं, तो वो सबसे पहले खुद को उस केस में रखेंगे कि भाई आज अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आज का यूथ जो कि 20 से 25 साल की एज है या फिर 18 से 25 साल की एज का है, वो डेफिनेटली ये सोच के आगे बढ़ेगा कि भाई क्लाइमेट चेंज को रोको, नहीं तो हमारी समस्या तो है ही और फिर आने वाली जो जनरेशन है उनको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक वाइजर और एक सेंसर वे के अंदर लीडरशिप निकल के आती है हर एक सेक्टर में। वो बहुत सोच समझ के आगे काम करते हैं, वो खुद लीड करते हैं और लोगों को जो अपने खुद के फॉलोअर्स होते हैं उनको भी एम्पावर करते हैं, उनको भी एक क्वालिटी देते हैं कि भाई किस तरीके से हम सोच समझ के क्रिएटिवली हमारी लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज स्टूडेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। आज बड़े बड़े जो लीडर्स निकल के आए हैं पॉलिटिक्स में, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज अगर उनको अपन रोक देंगे ना तो वो आने वाले टाइम पे किस तरीके से लीडर बन पाएंगे, कैसे वो लोगों को समझा पाएंगे कि भाई इस तरीके से ये चीज़ करनी है और आप मेरी बात मानो, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं आएगी तो कैसे बात बनेगी। उनमें आप एक क्वालिटी कैसे मैनेज कर पाओगे अगर हम पॉलिटिक्स को जो यूनिवर्सिटी कैंपस में चलती है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे उनको दूर करेंगे, तो मल्टीपल व्यूज़ को कैसे वो मैनेज करेंगे। आज डेमोक्रेसी है हमारी, अलग अलग व्यूज़ आते हैं तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे वो एक कंसल्टेशन होल्ड कर पाएंगे। जब आप उनकी बोली को आज दबा रहे हो तो कल को ना वो लीडर बनेंगे तो वो किसी की बोली दबाने से रुकेंगे? बिल्कुल ही नहीं। तो कंसल्टेशन नहीं हो पाएगा।
अगर दो लीडर्स के बीच में कुछ डिफरेंस है, दो कम्युनिटी के बीच में कोई डिफरेंस है, तो उसको कैसे नेगोशिएट करेंगे? वो चीज़ तो यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट है कहीं पे तो उसको कैसे रिजॉल्व करना, वो यहीं से तो सीखना होता है। अगर कहीं पे कंसेंसस हो गई, सबकी सहमति हो गई, तो उसको कैसे हम एक्सप्लोर करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो चीज़ें यूनिवर्सिटी कैंपस में ही तो सीखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस को हम रेगुलेट ना करें। इन पर्टिकुलर इश्यूज़ की अगर बात करें, स्टूडेंट्स के पास में पूरा ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होने की पूरा स्पेस देने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी और चीज़ें मुझे लगा नहीं इसमें कुछ काम किए, बाकी तो चीज़ें मैंने आपको मोटी मोटी सारी बता दी है इस आर्टिकल की। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म बार बार कि किस तरीके से राज्यसभा में रूलिंग देखी गई थी और उनको परेशानियों का सामना करना, जो राज्यसभा में प्रॉपर जो फंक्शनिंग होनी थी, जिसमें डिविडेंड का डिमांड किया गया था, जिसमें फार्म बिल को पास करवाया गया बहुत हेस्टी वे में। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि वो जो अपोजिशन के द्वारा अपोज किया जा रहा था ना बिल्स को, या फिर किसी भी बात के लिए जो हाउस के वेल में उतर आए थे अपोजिशन मेंबर्स, तो वो केवल अपोज करने के लिए ही थे, उनके पास में कोई लॉजिक नहीं था। वो कैसे हैं वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स को ये बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई, जो अपन प्रीवियस आर्टिकल्स में बहुत भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई अननेसेसरी सस्पेंड कर दिया गया क्वेश्चन आर को। क्वेश्चन आर के लिए अपन ने बहुत बार डिस्कशन किया है ना कि क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया। पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन लेकर के आती है वो अब थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राइटर साफ साफ बोल रहे हैं भाई मॉनसून सेशन को तो पूरे को ही कर्टेल किया गया, छोटा किया गया है, क्योंकि पेंडेमिक बहुत ज़्यादा थी। तो जो क्वेश्चन आर को अगर हटाया गया तो राइट टू क्वेश्चन थोड़े ना ख़त्म कर दिया। सवाल तो बहुत सारे पूछे गए हैं। 1567 अनस्टार्ड क्वेश्चन, मतलब रिटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जवाब दिए गए हैं। टोटल 10 सेटिंग्स हुई है हाउस की उनमें। इसी तरीके से 94 0R के सबमिशंस को टैकल किया गया है। 66 स्पेशल मेंशंस को, पब्लिक मैटर्स को टैकल किया गया। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन आर तो हटा दिया गया पर राइट टू क्वेश्चन नहीं हटाया गया। हाँ, ये बात ठीक है कि जो क्वेश्चन सीधा पूछ सकते थे, जो जिनको स्टार्ड क्वेश्चन अपन बोलते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन तो कौन से होते हैं? जिनको लिखित में दिया जाता है मिनिस्टर को, मिनिस्टर उसका लिखित में ही आंसर देता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसमें नहीं बनते। स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि वो क्या होता है, ओरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन और उसी टाइम पे मिनिस्टर जवाब खड़ा होकर के देता है और उसका काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राइट क्वेश्चन आर तो हटा दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट टू क्वेश्चन अपहेल्ड था। दूसरा ये कहा जाता है कि कमिटीज को बिल रेफर नहीं किए जाते। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउस में इतना ह्यू एंड क्राई होता है, इतना डिस्टर्बेंस रहता है कि ओपोजिशन किसी चीज़ के लिए डिबेट करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा, बिल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हर एक हद तक उतर जाती है, चाहे वो हाउस के वेल तक ही ना जाना पड़े और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको परेशान करने की कोशिश ना की जाए। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं सेलेक्ट कमेटी को जो बिल्स भेजे हैं ना, तो उन्होंने तो रिकमेंडेशंस भी दी हैं सेलेक्ट कमेटी ने बहुत सारे बिल्स पे, और उन रिकमेंडेशन से रिलेटेड जब भी कोई मूवमेंट लेकर के आया गया है तो उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने में भी ऑपोजिशन कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनता रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे राइटर ये निकाल के लेके आ रहे हैं कि ऑपोजिशन ओपोज जो कर रही है वो केवल ओपोज करने के लिए कर रही है, बाकी लॉजिकल कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे। बाद में ये बोल रहे हैं कि पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे पंजाब के किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देखो यहाँ पे कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रही है। यूपीए गवर्नमेंट में 2010 के टाइम पे एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी एपीएमसी और कॉरपोरेट लाइसेंस के बेसिस पे। तो उस कमेटी ने बिल्कुल ये रिकमेंड किया था कि ये जो एपीएमसी मंडीज हैं या फिर कॉरपोरेट लाइसेंसिंग की जो बात हम कर रहे हैं, इन मोनोपोलीज को हमें हटाने की ज़रूरत है इस एग्री सेक्टर को और ज़्यादा ओपन अप करने के लिए, जिससे कि किसानों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अवेलेबल हो। तो ऑपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ऑब्जेक्ट कैसे कर सकता है। ये तो चीज़ देखो 3-4 जगह पे आ चुकी है कि जो अभी ऑपोजिशन में मेन लीडिंग पार्टी जो है कांग्रेस, उनके खुद के मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी कि भाई एग्री मार्केट को लिबरल किया जाएगा, और दूसरा ये कमेटी का रिकमेंडेशन और आ गया।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार थी या कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थी, बस केवल एक था कि कदम लेना बाकी था। रिफॉर्म के बारे में बातें बहुत हो रही थी, बट ये रिफॉर्म्स लेने की हिम्मत किसी गवर्नमेंट ने की नहीं प्रीवियसली, और इस गवर्नमेंट ने कर ली अभी। तो इस तरीके से ऑपोजिशन देखी जा रही है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो ये चीज़ तो कंक्लूड होकर के निकल रही है कि रिफॉर्म्स तो वाकई में ज़रूरत थी। और इंडियन एक्सप्रेस का एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल आता है ना, जो लेफ्ट में अपन बात करते हैं सबसे पहले, उन आर्टिकल्स में एक आर्टिकल आया भी था कि ये कदम बहुत अच्छे हैं, केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की अगर परेशानी है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि पूरे देश के किसान ही उस परेशानी से जूझ रहे हैं। आज अगर महाराष्ट्र में कोई पोमेग्रेनेट, कोई ऑरेंज की अगर खेती करता है, उसको तो जल्दी से मार्केट में बेचना है और उसको तो फ़ायदा भी कमाना है, और जल्दी से जल्दी मार्केट में वो चीज़ उतार देंगे तो फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि जब तक फूड प्रोसेसिंग होगी तब तक वो ख़राब हो जाएंगे, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। अब पंजाब और हरियाणा में तो गेहूं और चावल होते हैं, वो चाहे आप 5 महीने घर में भी रख लोगे तो ख़राब नहीं होंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमारे पूरे देश में इक्वल चीज़ें अप्लाई नहीं होती, वन साइज नेवर फिट्स ऑल। अगर अपन बात करें हमारे फेडरल सिस्टम की, जैसे मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में और केरला के अंदर सेम केस नहीं चलता, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे। तो उसी तरीके से आज अगर ये लॉज आए हैं तो हो सकता है कि किसान जो हैं पंजाब और हरियाणा के, वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, बट पूरे देश में और किसानों की बात भी तो करो, वहाँ पर भी दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑल ओवर इंडिया की बात सोचेगी ना। अब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से इन लॉज को देखो, जैसा कि अपन ने कल अपने एक्सप्लेन पेज में अच्छे से डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है उसके पास में अपर हैंड है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। तो ये ऑपोजिशन जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है, ये केवल और केवल पॉलिटिकल इशू को ज़्यादा हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वाकई में ऑपोजिशन हो तो डिबेट हो, डिस्कशन हो। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है, जाओ ना आराम से, वो एक ऑप्शन बचता है। इस तरीके से रोड पर आकर के अपनी खुद की प्रॉपर्टी का लॉस करना, ये कोई समझदारी का काम थोड़े ना है। साथ में राइटर ये बोल रहे हैं, तीसरा जो इशू आ रहा है यहाँ पे, 2 इश्यूज अपन ने बात कर ली, बिल्स की बात कर ली और क्वेश्चन आर की बात कर ली, दोनों की बात। फिर बात आती है तीसरी, बोले डिवीजन की डिमांड की गई थी। भाई जो रूल्स हैं, रूल बुक है राज्यसभा की, वो ये कहती है कि डिवीजन तब होती है जब हाउस प्रॉपर ऑर्डर में हो। अब जब डिवीजन की डिमांड की गई थी तब तक वो अपोजिशन के मेंबर जो थे वो बिल्कुल हॉस्टिलिटी पे उतर चुके थे। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस टाइम थे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश जी, तो उस टाइम पर उनको एक तरीके से खुद के सामने उनके माइक को छेड़ा गया, उनके सामने रूल बुक फाड़ दी गई, तो वो चीज़ें एक ऑर्डर शो नहीं करती हैं। तो अल्टीमेटली राइटर यही बोलना चाह रहे हैं कि भैया आप पूरी क्लियर इमेज, मतलब एक पूरी क्लियर पिक्चर को समझने की हमें ज़रूरत है। और वैसे भी अपन तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो अपने को समझने की ज़रूरत है, आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हमें तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपना मोटा मोटा मैंने बता दिया। बाकी पॉलिटिक्स से पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लो, बाकी ये ही 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अ पीपल्स फोर्स। पुलिस फोर्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोरोना वॉरियर्स की जब बात की जाए ना, तो सबसे कम जो अप्रिशिएशन मिला है वो है हम्बल पुलिसमैन, जिन्होंने लॉकडाउन लगने के बाद में जैसे ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ रुकी तो अपनी रूटीन ड्यूटीज़ को छोड़ के, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है या फिर क्राइम कंट्रोल की होती है या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट को होती है, उस पर पूरा एकदम सतर्कता के साथ लग चुके थे। सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन पे बढ़ती गई। टाइम के साथ साथ में आपने देखा कि जो मार्केट प्लेसेस में जो काम होते हैं उन पर भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा निगरानी रखी। जैसे ही नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे पहला रिस्पॉन्स किसका आता है, कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो वो होती है पुलिस, फर्स्ट एंड की रिस्पॉन्डर ऑफ ईच एंड एवरी क्राइसिस। अगर कोविड-19 की बात करें तो ये कोई नोटिफाइड डिजास्टर तो नहीं थी, एनडीआरएफ जो एक्ट था अपना, ठीक है, नेशनल डिजास्टर एनडीएमए जो एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, बट फिर भी इसमें कहीं ना कहीं जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात आए या फिर गाइडलाइंस की बात आए तो ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें पुलिस का कोई रोल हो, बट अपनी खुद की लाइफ को रिस्क पे रख करके और फिर बाद में एक जब भीड़ कहीं पे जा रही थी तो मैन मेड बैरिकेड्स बनाए गए पॉइंट पॉइंट पे। वहाँ पर पुलिस ने अपनी खुद की जो एक लक्ष्मण रेखा बनाने की कोशिश की कि भाई कैसे भी करके लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाए तो यही सबसे बेस्ट चीज़ थी। दूसरी तरफ जो माइग्रेंट लेबर्स जो
रिवर्स माइग्रेट कर रहे थे, सिटीज़ को छोड़ करके गाँव में जा रहे थे, तो उनको भी एक तरीके से एस्कॉर्टिंग दी जा रही थी, प्रोटेक्शन दी जा रही थी। पुलिस की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर उन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, स्ट्रीट प्लेस किए कि कैसे भी करके भाई आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस लाने में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो लोगों में जागरूकता लेकर आए कि कैसे हैंड वॉशिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। रही सही में उनको प्रॉपर पीपीई किट्स भी नहीं दिए गए, इन्फेक्शन भी लगातार केसेस आते रहे हैं पुलिस में। तो बिहार जैसे स्टेट्स में तो स्टाफ की शॉर्टेज की भी देखी गई है परेशानी को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, चाहे रेलवे हो या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक केस में पुलिस जो है चैलेंजेस का सामना करती है और हमेशा फ्रंट एक जो की प्लेयर होती है किसी भी क्राइसिस को हैंडल करने में, वो पुलिस होती है। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि यहाँ पर आप देखो पुलिस का एक तो काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सोशल सर्विस और लॉ एंड ऑर्डर दोनों डिफरेंट पोल्स हैं। उन दोनों रोल्स को अगर आज पुलिस परफॉर्म कर रही है तो इनको अप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, यहाँ पर आप एक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पुलिस का बिहेवियर और पुलिस का परफॉर्मेंस किस तरीके से आज जो एक्सेप्शनल सिचुएशन इंडिया में आई है वहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छे से एफिशिएंटली उन्होंने काम किया है। आज इंडिया में देखें तो कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो रिस्पॉन्स रहा, तो वहाँ पर जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा हाईलाइट होकर के आई है। वहाँ पर उन्होंने सोशल सर्विस बहुत अच्छे से परफॉर्म की है। अब सोशल सर्विस जब पुलिस अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देती है तो 1980 में एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया था, दैट वाज नॉन एज नेशनल पुलिस कमीशन। उन्होंने भी ये कहा था कि पुलिस को भी अब धीरे धीरे अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। इस सोशल सर्विस सेक्टर में भी जब कोई डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन आए, जब कोई परेशानियों का सामना पूरा समाज कर रहा हो, तो उस टाइम पे पुलिस को आगे आना चाहिए। तो आप देखो बिना कोई एक तरीके से कंपल्शन के पुलिस ने ये अपना काम बहुत बखूबी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। आज पेंडेमिक ने बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स हमें सिखाए हैं, जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर इमरजेंसी के टाइम पे कौन रहता है, किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से जो डिजास्टर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, डिजास्टर को मिटिगेट किया जा सकता है। और इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस रिफॉर्म कमिटीज़ जितनी भी आई है उन्होंने बार बार ये कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में पुलिस जो है, या फिर एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो, उसमें पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप उसको क्लियर आउट करो और उसके अकॉर्डिंग पुलिस को आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। उनकी ग्राउंड लेवल कैपेसिटी को हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे कि आज अचानक से लॉकडाउन इम्पोज होने की वजह से उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई रहती तो और एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर सकते थे। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग को देखें तो हम डिसप्रोपोर्शनैलिटी किस पे ध्यान देते हैं, पब्लिक ऑर्डर पे। हम हैवी एम्फेसिस रखते हैं ट्रेनिंग में हार्ड स्किल्स पे कि भाई हथियार कैसे यूज़ करने हैं, क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। स्किल देते हैं कि किस तरीके से कॉम्बैट किया जा सकता है, प्रोटेक्शन किया जा सकता है पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट का। ऐसे ही क्राउड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। बट आज टाइम आ चुका है जब हमें एक कम्युनिकेशन, एक कोऑर्डिनेशन लाने की ज़रूरत है कम्युनिटी और पुलिस के बीच में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि हम कैसे भी करके पुलिस की ट्रेनिंग इस तरीके से करें जो कि उनका एक कम्युनिटी पुलिसिंग का भी सेगमेंट उनको ट्रेनिंग में मिले, कि कम्युनिटी को कैसा टैकल किया जाए, सोशल सर्विस कैसे दी जा सकती है। आज कोई एक तो होता है कि भाई आपकी तरफ से कोई ऑफेंड आ रहा है कहीं से तो पुलिस को टैकल करना पड़े, एक पूरी कम्युनिटी के लिए थ्रेट बन गया जो कि इनविजिबल है, उस जगह पे कम्युनिटी को मेंटेन करना भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आ रही है, मैं बताता हूँ आपको। बाहुबली मूवी आपने डेफिनेटली देखी होगी। बाहुबली मूवी में जब शिवगामी ये बोलती है कि भल्ला नहीं, ये बाहुबली जो है अमरेंद्र बाहुबली है वो राजा बनेगा। बोले क्यों? बोले कि राजा का काम केवल लड़ाई करना ही नहीं होता, वो तो सैनिक कर लेता है लड़ाई। तो राजा का काम होता है
एक तरफ लड़ाई करके अपनी जनता को बचाए तो दूसरी तरफ जनता की वेलफेयर को भी इंश्योर करे, तब जाके बाहुबली को फिर किंग डिक्लेयर किया गया था। तो एग्जैक्टली ये चीज़ अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आप कोट कर सकते हो ये चीज़ें। मूवीज़ को देखो डायनामिकली देखो, सिलेबस आप अपना अच्छे से समझो, सिलेबस के साथ में आप जितने भी आर्टिकल्स देखते हो उनमें देखो कि कहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है, वहीं पर इसको यूज़ करना है अपने को। होता क्या है, जीएस को आप देखोगे ना, जनरल स्टडीज़ को, चारों पेपर ऐसे हैं इंटरमिंगल्ड, टॉपिक ओवरलैप होते हुए दिखाई देते हैं, बट आंसर राइटिंग के टाइम पे क्या दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं। जब आंसर लिखो तब ये देखो कि मैं जीएस पेपर 3 में लिख रहा हूँ या जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में जो चीज़ लिख रहे हो ना, वही चीज़ आप जीएस पेपर 3 में भी यूज़ कर सकते हो, पर एंगल आपका जीएस पेपर 3 का लगाना चाहिए कि हाँ यार, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीसी की बात आ गई, राइट। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए हमारे यहाँ पर किस तरीके से काम होते हैं, तो एमपीसी का एग्जांपल, आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहा हूँ, वो आप जीएस पेपर 2 में भी दे सकते हो, जीएस पेपर 4 में भी दे सकते हो जब गवर्नेंस की बात आए, और जीएस पेपर 3 में तो 100% है ही, क्योंकि आरबीआई की वो कमेटी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, जनरलिस्ट में भी स्पेशलिस्ट बनो, ठीक है, कि किस तरीके से हम एंगल सेट कर सकते हैं। जब डाइवर्सिफिकेशन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन ये समझ लो आप आंसर राइटिंग भी अच्छी कर पाओगे, ऐसे में भी पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाओगे, इसी तरीके से जो इश्यूज है वो आराम से समझ पाओगे। आप एक एक इशू को डायनामिकली, कि चाहे चाइना पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसमें 10 एंगल आपके नाम आते ही 10 एंगल क्लिक हो जाने चाहिए कि क्या क्या एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यू में कि भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ एसएसबी का, कि भाई पेन है, इस पेन के 5 यूज बताओ, राइट। तो इस तरीके से अल्टीमेटली मैं आर्टिकल को यहीं कंक्लूड करता हूँ, और यहीं पर डिस्कशन अपन कंक्लूड करेंगे कि पुलिस की ट्रेनिंग के अंदर हमें कम्युनल हार्मनी, कम्युनल टेंशन, इनके बारे में पुलिस को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कहीं पर भी पोलराइजेशन ना हो, ऐसी ट्रेनिंग मिले वहाँ पर। हार्ड लाइन की जो ट्रेनिंग देते हैं उनसे हटके हमें सॉफ्ट लाइन की ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत है। और रही सही में आज के टाइम पे जब ये कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है, तो कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करेगी, और आने वाले टाइम पे क्राइम्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक अलर्ट कम्युनिटी और पुलिस फोर्स का जब साथ देगी वो, तो ये चीज़ें तभी टैकल हो पाएंगी। क्योंकि देखो, अब आने तो लग गए हैं धीरे धीरे क्राइम्स, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से परेशानी होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, कश्मीर में वायलेंस की वजह, कश्मीर में यूथ हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मेहनत करेंगे, तो एजुकेशन भी लेंगे, तो उसकी वजह से उनको कोई मोबिलाइज नहीं कर सकेगा। और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाली बात आ जाती है, जब उनको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का मौका मिलेगा तो वो क्यों पत्थर उठा के फेंकेंगे किसी पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना डिस्कशन ये तो यहीं ख़त्म होता है। अब आपके सामने डिस्प्ले आएगा जहाँ पर अकाउंट्स की डिटेल है, जो मैंने शुरुआत में आपसे एक अपील की थी। यहाँ पर आप गार्गी क्लासेस को सपोर्ट कर सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है। थैंक यू।